नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों के सामने मैं इतिहास की कक्षा लेकर आया हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हम पूरा कर चुके हैं। वो था साथियों, कुछ विदेशी शासकों के तहत हमने कुषाण राजवंश और शक राजवंश को पढ़ा। मौर्योत्तर काल की चर्चा हमने की, मौर्य वंश को पढ़ा। उसके बाद साथियों, अब हम एक जिस वंश की बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक नए बिंदु की शुरुआत हो रही है। अक्सर रीट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और राजस्थान पुलिस के लिए भी अच्छा बिंदु है, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। तो वो है साथियों आपका टॉपिक गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल या गुप्त राजवंश। देखिए, चर्चा करते हैं उस राजवंश की और उससे संबंधित जुड़े हुए बेहतरीन तथ्य की। तो हम लोग विषय के ऊपर सीधा आते हैं। साथियों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, भारतीय इतिहास का हमारा टॉपिक है। हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो बिंदु है वो है गुप्त काल। आप इसे गुप्त काल कहो या इसे आप लोग गुप्त राजवंश कहो, बात एक ही है। गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश और गुप्त काल बात एक ही है। तो देखिए, अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को। तो सबसे पहले गुप्त राजवंश के अंदर कहने का मतलब गुप्त कोई राजवंश है। ठीक है, अब ये राजवंश है, इससे संबंधित कुछ तथ्यात्मक चीजें हम जानना शुरू करेंगे बिना किसी भूमिका बनाए हुए। तो साथियों, शुरू करते हैं। एक नंबर चीज तो ये ध्यान रखना कि गुप्त जो राजवंश है, अपन ये कह सकते हैं गुप्त राजवंश के इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, सबसे पहला बिंदु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं साथियों? तो स्रोतों के अंदर वैसे तो भिन्न प्रकार के स्रोत जो मैंने आप लोगों को आरंभ में बता दी थी, क्लास शुरू की थी उस समय भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार के इन स्रोतों को शामिल किया गया है, साहित्यिक स्रोत और एक आप लोगों का हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है अपना साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, किसके स्रोत पढ़ रहे हैं साथियों? गुप्त राजवंश के इतिहास जानने के स्रोत की हम चर्चा कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों की जब चर्चा करें तो यहाँ पर आप लोगों का पुराण इसके अंदर आता है साथियों। पुराणों में ही है ना, आप लोग सीधा लिख लीजिए, वायु पुराण आता है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। मत्स्य का कई बार जिक्र मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता, लेकिन वायु और विष्णु बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन पुराणों के अंदर साहित्यिक स्रोतों के तहत यानी ये आते हैं। तो यहाँ जानकारी मिलती है गुप्त राजवंश के बारे में। अब और कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है वो भी ध्यान रखना, कुछ और मैं साहित्यिक स्रोतों के तहत बता देता हूँ। अगर एक हम चर्चा करें साथियों, विशाख दत्त नामक है ना जो कवि है, विशाख दत्त कृत। तो इस रचना का नाम लिखना आप लोगों को देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त ये इसकी रचना है, विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्त। ये भी गुप्तों के इतिहास जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। एक आप लोग एक बंदा पढ़ते हो जिसका नाम है साथियों शूद्रक। शूद्रक, और शूद्रक की जो रचना है उसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम जो रचना साथियों शूद्रक की है, तो ये भी गुप्तों के इतिहास जानने का बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। इसी के अंदर हम लोग और शामिल करें तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे साथियों, एक याद कर लेना, कात्यायन। अगर अपन कात्यायन की चर्चा करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र रचना की चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा देख लेना, सॉरी कात्यायन नहीं है, वात्सायन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहीं पर, वात्सायन। वात्सायन की चर्चा करते हैं साथियों, तो इसकी जो रचना है वात्सायन कृत लिख सकते हो आप लोग, रचना वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है कामसूत्र। तो इसमें यहां पर क्या मिलता है?
वर्णन मिलता है। किसके बारे में साथियों? गुप्तों के इतिहास के बारे में। और कालिदास की रचना है, कालिदास भी मुख्य स्रोत है, तो मैं सीधा कालिदास लिख रहा हूँ। बहुत सारी रचनाएं, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, विक्रमाशौर्यम, मालविका, अग्निमित्र, काफी आप लोग जानते हो, ठीक है। तो कालिदास यहाँ का प्रमुख स्रोत। और एक चीनी यात्री की चर्चा करोगे आप लोग तो आपको पता होगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग, यानी फाइयान व ह्वेनसांग दोनों लिख सकते हो आप लोग, फाइयान ह्वेनसांग, इनसे भी क्या मिलता है साथियों? काफी इतिहास की जानकारी है गुप्तों की, वो यहाँ से मिलती है। तो ये कुछ स्रोत मैंने आप लोगों को बताए हैं। और वो कौन से स्रोत साथियों? यानी साहित्यिक स्रोतों के तहत हम इनको क्या करते हैं? शामिल करते हैं, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी चर्चा भी करनी जरूरी है। पुरातात्विक स्रोत, तो यहाँ पर भी सिक्के हैं, आप सब लोग जानते हो, मैंने आप लोगों को बताया है, ये इनमें शामिल होते हैं। महल है, जलना, तो इसमें एक प्रशस्तियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लेख, अभिलेख है ना, वो शिलालेख। तो यहाँ पर कुछ प्रशस्तियां हैं, अगर आप चर्चा करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रयाग, अगर अपन चर्चा करें, मैं पहले लिख देता हूं इसका नाम भी साथ में, समुद्रगुप्त की प्रयाग स्तंभ है ना, अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं इसे, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मिलती है, ठीक है। एक आप लोग पढ़ सकते हो कुमार गुप्त, कुमार गुप्त की चर्चा करोगे, कुमार गुप्त, तो इसका जो लेख है विलसट का अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण है, विलसट का, कुमार गुप्त का विलसट अभिलेख लिख सकते हो आप लोग, कुमार गुप्त का विलसट अभिलेख, कुमार गुप्त का विलसट जो अभिलेख है बहुत महत्वपूर्ण है। एक और आ जाएगा साथियों, स्कंद गुप्त की चर्चा करेंगे तो भीतरी अभिलेख, स्कंद गुप्त का, स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग कर रहे हो, एक एक बार इनको नोट कर लेना, याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और एक और याद कर लेना आप लोग, जूनागढ़ जो प्रशस्ति है साथियों, गिरनार अभिलेख, गिरनार, और इसे ही क्या कहते हैं साथियों, मैंने आपको बताया था, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ गुजरात अभिलेख, ठीक है। इससे तो लगभग सभी राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ के अभिलेख से। रुद्रदामन का हमने चर्चा कर ली है इसके बारे में विस्तार से, जो गिरनार जूनागढ़ अभिलेख, तो इनसे साथियों गुप्त राजवंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक मिनट में साहित्यिक स्रोत लिए हमने, मतलब दो स्रोतों में साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक में पुराण, वायु, मत्स्य और ये आपका विष्णु, विशाख दत्त कृत में देवी चंद्रगुप्त, विशाख दत्त कृत की रचना देवी चंद्रगुप्त, इसमें है ना, हाँ अपन चर्चा करेंगे। श्री गुप्त की चर्चा भी मिलती है, रामगुप्त की चर्चा मिलती है, चंद्रगुप्त की भी चर्चा मिलती है। शूद्रकृत मंच कटिकम में है ना, ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी गुप्तों की जानकारी। बादशाह की कामसूत्र, कालिदास की रचनाएं तो है ही है। चीनी यात्री, फाइयान, ह्वेनसांग, इनका भी जो यात्रा वृत्तांत है, इनकी जो रचना है उनमें भी इनका क्या मिलता है? इतिहास का, गुप्त इतिहास का उल्लेख मिलता है। सीयू की यहाँ पे अपन आप आगे चर्चा करते जाएंगे इनकी भी, और पीछे भी की है। पुरातात्विक स्रोतों में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, कुमार गुप्त का विलसट अभिलेख है, और समुद्रगुप्त का भीतरी अभिलेख है, और गिरनार और जूनागढ़ अभिलेख में क्या गुप्तों की जानकारी हमें मिलती है। तो ये आरंभिक चीजें जो मैंने आप लोगों को गुप्तों से संबंधित बताई। अब हम साथियों आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, सिक्कों का, इस पुरातात्विक में एक इंपॉर्टेंट चीज याद करना, सिक्कों का, गुप्त सिक्कों का, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, बड़ा ढेर आता है शब्द, ढेर, ढेर बयाना, राजस्थान में है बयाना, आप जानते हो कहां पर है, भरतपुर,
यहाँ पर मिला है भैया राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान वीरों की धरती, सुर और वीरों की धरती राजस्थान, अपर और राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर साथियों बड़ा ढेर गुप्त काल के सिक्कों का बड़ा ढेर बयाना भरतपुर में मिला है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। अब अपन चर्चा कर ली गुप्त काल के इतिहास जानने की, स्रोत की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आएगी, गुप्तों की उत्पत्ति, यानी कि गुप्त है, इनकी उत्पत्ति किससे होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर मतलब विद्वानों में विवाद है, कोई भी एक मत नहीं है, अलग अलग तर्क देते हैं। तो प्रश्न आजकल के पाठ्य परीक्षाओं में बनते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना साथियों। गुप्तों की उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति में विभिन्न विद्वान क्या देते हैं, भिन्न भिन्न मत देते हैं। तो मैं कुछ ले लेता हूं मत इनका। जैसे एक नंबर वैश्य जो पॉइंट है कि कुछ लोग इन्हें क्या बताते हैं साथियों, वैश्य बताते हैं। अब ये वैश्य कौन कौन बताते हैं देखिए, एक तो है एलन नामक बंदा है भैया, एलन, ठीक है। एक है रोमिला थापर, और रोमिला थापर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा है जिसका नाम है अल्टेकर, अल्टेकर नामक जो व्यक्ति है, विद्वान है, ये भी इसे क्या मानता है साथियों, ठीक है, वैश्य मानता है। राम शरण शर्मा, राम शरण शर्मा के द्वारा भी इन्हें क्या माना जाता है साथियों, वैश्य माना जाता है। गुप्तों की उत्पत्ति किनसे हुई है, यानी कि ये वैश्य कौन कौन समर्थन करता है, एलन है, रोमिला थापर है, अल्टेकर है, रामचरण शर्मा है। ये अल्टेकर तो इस बात का समर्थन करता है, ये कहता है कि अगर चर्चा करें विष्णु पुराण की, तो ये कहता है कि विष्णु पुराण के अंदर क्षत्रिय है ना, वो नहीं कहते कि वैश्य है ना, वैश्य अपने नाम के पीछे गुप्त शब्द जोड़ते थे, ठीक है। ये अपने नाम के पीछे क्या जोड़ते थे, गुप्त शब्द जोड़ते थे, वैश्य, ठीक है। और ये अलग अलग बताता है कि ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण शर्मा जोड़ते थे, और ना जो क्षत्रिय होते थे वो वर्मा जोड़ते थे, ठीक है, अपने नाम के पीछे। इस प्रकार की बातें भी ये क्या करता है साथियों, उल्लेख करता है। कौन, मैंने आपको बता दिया अल्टेकर महोदय, और मैंने आप लोगों को ये बात भी बता दी है। तो फिर एक बच्चा आपका कौन सा, शूद्र। तो शूद्र कहते हैं कि दास जोड़ते हैं, और किस पुराण के अनुसार, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया विष्णु पुराण के अनुसार, ठीक है। तो वैश्य, एलन, रोमिला थापर, अल्टेकर महोदय ने तो विष्णु पुराण के आधार पर ही कर दिया इसने, तो है ना। इसका तर्क तो यही था कि तर्क यही है कि विष्णु पुराण के अनुसार, यानी जो चारों जातियां हैं इनके लिए ये बात मिलती है कि ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ये क्या लगाते हैं अपने नाम के आगे, है ना, शर्मा जोड़ते हैं। और जो क्षत्रिय है साथियों, क्षत्रिय ये वर्मा जोड़ते हैं। और फिर ये बात करते हैं कि वैश्य, तो इनके अनुसार वैश्य गुप्त जोड़ते हैं। और फिर बचा आपका शूद्र, तो इनके अनुसार शूद्र कहते हैं कि दास लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दास, ठीक है। ये इनका विभाजन, ये इनका तर्क देते हैं इस पुराण के आधार पर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इस बात पर भी गौर कर लीजिए, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं रखना आपको। तो अल्टेकर महोदय इसके आधार पर तर्क देते हैं कि इनके पीछे गुप्त जुड़ा होता है सबके पीछे। तो ये क्या है, ये किससे, किसकी संतान है, वैश्य से उत्पन्न हुए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दी है। अब ले लेते हैं थोड़ा सा आगे, ब्राह्मण, यानी इनको कुछ ब्राह्मण कहने वाले भी लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसमें तो एक तो प्रमुख खुद ब्राह्मण है, ठीक है। एक हेमचंद्र चौधरी लिखना भैया, हेमचंद्र चौधरी साहब क्या कहते हैं, इनको ब्राह्मण कहते हैं भैया, हेमचंद्र चौधरी साहब इनको कहते हैं ब्राह्मण। और एक खुद ब्राह्मण है जिसका नाम है दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, आपको पता है इसके बारे में कई बार बता दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा इन्हें क्या कहा जाता है साथियों, ब्राह्मण कहा जाता है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे यानी क्षत्रिय की। क्या इन्हें कोई क्षत्रिय भी कहता है क्या भैया, क्षत्रिय कहने वाले भी व्यक्ति मिल जाएंगे, ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये आपके क्या हो गए साथियों, क्षत्रिय। कौन कहता है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहता है कि गुप्त राजवंश के जो लोग हैं, यानी इनके जो मूल पुरुष हैं, इनकी उत्पत्ति किनसे हुई है, क्षत्रियों से हुई है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है प्रभाकर चट्टोपाध्याय,
चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो प्रभाकर चट्टोपाध्याय उपाध्याय जो शब्द है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति और आता है, उसको भी लिख लीजिए, आरसी मजूमदार, ठीक है। रमेश चंद्र आपने पढ़ा होगा, तो वो भी ध्यान रख लेना। तो ये भी है। तो क्षत्रिय जीएच ओझा, प्रभाकर चट्टोपाध्याय और आरसी मजूमदार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मण के बारे में हमने चर्चा की है। अब शूद्र कहने वाला भी है एक व्यक्ति, जिसका नाम ध्यान रख लेना, काशी प्रसाद जायसवाल है। शूद्र, ये शूद्र कौन कहता है? एक व्यक्ति है जिसका नाम लिखना होगा आपको, काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल। इन्हें क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर के समर्थन करने वाला ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो आपने 5-4 मिनट इसमें लगाइए तो जरूर याद कर लोगे। गुप्तों की उत्पत्ति वैसे एलन, रोमिला थापर, अल्टेकर, रामचंद्र शर्मा। ब्राह्मण हेमचंद्र चौधरी और दशरथ शर्मा, ठीक है। हेम माने सोना होता है, दशरथ के घर क्या था? सोना था, तो ब्राह्मण, ठीक है ना। दशरथ शर्मा है तो ब्राह्मण। हालांकि ये देखो राम शरण शर्मा इधर है, अल्टेकर, थापर और एलन, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, है ना। इसमें देखिए एलन, रोमिला थापर, अल्टेकर और राम शरण है। और इधर क्षत्रिय में जीएच ओझा इन्हें कहते हैं, और प्रभाकर चट्टोपाध्याय ये बात कहते हैं, आरसी मजूमदार भी इन्हें क्षत्रिय कहते हैं। शूद्र में काशी प्रसाद जायसवाल एकमात्र क्या है? ये कहते हैं शूद्र है, ठीक है। तो गुप्तों के यानी कि आरंभिक उत्पत्ति के काल में तीव्र मतभेद है, अलग अलग विद्वान अलग अलग राय देते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये आंतरिक बात है, अगर आप लोग जानना चाहो तो जान लीजिएगा, अन्यथा तो कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सी? ये वाली विष्णु पुराण वाली, और ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, और याद रह जाएगा। बहुत सरल सरल चीजें हैं साथियों, ठीक है। अब इतनी बात कर चुके हैं, तो अब गुप्त राजवंश के यानी कि प्रमुख शासकों की चर्चा करते हैं साथियों। प्रमुख गुप्त शासक, यानी सारे गुप्त शासक ले लेते हैं, प्रमुख की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो गुप्त शासक लेते हैं साथियों। प्रथम व्यक्ति का मैं नाम लिखता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री गुप्त। कुछ लोग जब वो तर्क दे रहे थे वहां पर उस तर्क को भी खारिज किया गया था कि गुप्त नाम पीछे जुड़ता है। तो यहाँ तो इसके खुद के नाम पर है गुप्त, ठीक है, खुद का नाम गुप्त है, पीछे थोड़ी जुड़ता है, बाद में जुड़ने लगा था धीरे धीरे पीछे, ठीक है। तो श्री गुप्त साथियों ये इनका क्या है? प्रथम शासक है भैया। यहाँ न लिख करके आप लोग इस चीज को यहाँ पर इसका शासनकाल लिख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 से लेकर के 280 अब एडी चल रही है भैया, ये ध्यान रखिए। 240 से लेकर के 280 एडी श्री गुप्त का क्या साथियों शासनकाल है, और इसे गुप्त राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। गुप्त राजवंश का संस्थापक, ये क्या है भैया? गुप्त राजवंश का संस्थापक, गुप्त राजवंश का संस्थापक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में है ना, एक इसने महाराज या महाराजा, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना, महाराज या महाराजा की जैसी उपाधियां भी ये व्यक्ति क्या करता है? धारण करता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। महाराज या महाराजा, महाराजाधिराज नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो महाराजाधिराज हो जाएगा, तो महाराजा या महाराज। इसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है आरंभ में कि ये इसका संस्थापक है, ये बात मिलती कहाँ है? 3 बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, तीनों में लिखा चुका हूं साथियों आप लोगों को, ठीक है। एक तो आपका था विल्सड, एक था भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने चर्चा की थी 3 अभिलेखों की, है ना। एक और आएगा समुद्रगुप्त का, ठीक है, यानी कि तीनों प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त वाली, वो भी ध्यान रखना। प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग लेख प्रशस्ति, ये जो तीनों के तीनों है ना, इन स्रोतों से पता चलता है ना, इसकी जानकारी यहीं से मिलती है, जानकारी का पूर्णतः स्रोत ही यही है, यहाँ से ये जानकारी मिलती है
कि गुप्त राजवंश का प्रवर्तक भी यही है और गुप्त राजवंश का संस्थापक ये है। महाराजा और महाराज की उपाधि मिलती है। तो श्री गुप्त के बारे में साथियों इतनी सी जानकारी मिलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम शासक हैं श्री गुप्त के बाद जिस शासक की चर्चा करेंगे साथियों वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, घटोत्कच। अक्सर ऐसा नाम आपने महाभारत में सुना था, आपने सोचा नहीं होगा कि आप आगे भी ऐसे शब्द को आपको सुनने को मिलेगा। तो जी हाँ, आपको जरूर सुनने को मिला। और ये लीजिए 280 से लेकर के ये व्यक्ति रहता है 300 यानी 19 एडी या ईस्वी, बात एक ही है। तो ये लीजिए 280 से लेकर के 319 तक ये व्यक्ति क्या करता है, शासन करता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ आप लोगों को मिलने वाली बात है नहीं, ठीक है। घटोत्कच के बारे में तो एक तो ये है कि ये इसका पुत्र था, तो इसके पिता का नाम क्या था, इतना लिख सकते हो, या पुत्र पिता का नाम था श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, ठीक है, इसके पिता का नाम था। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, बहुत सारी चीजों में ये जिक्र मिलता है कि गुप्त राजवंश की जो वंशावली है इससे शुरू होती है। हालांकि मूल पुरुष ये है, संस्थापक है, लेकिन वंशावली इससे शुरू होती है, ऐसी चर्चा मिलती है। तो आप लोग ये लिख सकते हो, गुप्त शासकों की वंशावली आरंभ, वंशावली आरंभ। अब ये इसका कतई भी नहीं है कि ये संस्थापक है। अगर साथियों ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको नोट करवा देता हूं यहीं पर, श्री गुप्त, अगर कहीं पर ऐसा प्रश्न आ जाए कि गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन है, जहां पर श्री गुप्त उत्तर नहीं है, उत्तर अगर घटोत्कच है तो ये होगा आपका संस्थापक। ये बात ध्यान रखना, अगर श्री गुप्त ऑप्शन नहीं है तो घटोत्कच है, क्योंकि इन वंशावलियों के आधार पर यहां से वंशावली कहते हैं कि आरंभ होती है, तो इसको मान लिया जाता है। ये बात आप लोगों को मैंने बताई है, इस पर आप अमल करना। तो घटोत्कच 280 से लेकर 319 ईस्वी। तो साथियों 319 ईस्वी की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अब इस घटना को हम आगे लिए चलते हैं, यानी इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार पुनः देखिए, श्रीगुप्त 240 से 280, घटोत्कच 280 से 319, गुप्त राजवंश का संस्थापक और महाराज या महाराजा की उपाधि, ये इसकी क्या साथियों उपाधि है। तो आप लोग इसको तो लिख ही लोगे। और एक मैंने आप लोगों को बताया था जानकारी, विलसट अभिलेख कुमारगुप्त का भीतरी जो अभिलेख है आप सब लोग जानते हो उसका ना, हमने चर्चा अभी की है सभी शासकों की, ठीक है, स्कंदगुप्त की और ये प्रयाग जो प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, इनके अंदर जो जानकारी मिलती है इसकी, इस व्यक्ति की, और घटोत्कच के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब चर्चा करते हैं साथियों गुप्त राजवंश के एक और ना व्यक्ति की, जिसका नाम क्या है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम जिस व्यक्ति को ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है साथियों चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रहे, चंद्रगुप्त मौर्य को हम पढ़ चुके हैं, उसका यहाँ पर कोई वास्ता नहीं है। चंद्रगुप्त वो मौर्य था और ये चंद्रगुप्त प्रथम है जो कि गुप्त शासक है, गुप्त काल का। मौर्य वंश कभी समाप्त कर चुके हैं हम लोग, आपको अच्छी तरह से याद है। उसके बाद तो मौर्य काल पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहां पर बीसी की चर्चा हम कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम, अब इस चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा करोगे इसके शासनकाल की, तो 319 से आपको शुरू करना होगा, ठीक है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे अभी हमने पढ़ा था कि भैया है ना 319 तक तो उसका शासनकाल कर दिया था, अब इसका क्या करें। तो 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासक रहता है। 35 से समुद्रगुप्त शुरू कर देता है, तो ये 335 आप लोगों का ईस्वी, ये लिखिए, ये शासनकाल है किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक, शक्तिशाली शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक। किसकी चर्चा कर रहे हैं साथियों, अपन चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये राजा बना है कब, 319 ईस्वी में, ठीक है, बात समझ में आ गई। 319 ईस्वी में इसके द्वारा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, गुप्त संवत की शुरुआत की जाती है, गुप्त संवत की स्थापना की जाती है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 321 ईस्वी में गुप्त संवत की क्या की जाती है साथियों, स्थापना की जाती है। शक संवत की चर्चा हम कनिष्क के समय कर चुके हैं। किसके समय कर चुके हैं? कनिष्क के समय 78 AD की चर्चा हमने की थी। और इधर हम चर्चा कर रहे हैं साथियों, ध्यान रखिए, गुप्त संवत की, ठीक है। और गुप्त संवत चंद्रगुप्त क्या है साथियों, प्रथम ने ही शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी यही है। और परीक्षाओं में ये ना बार बार क्या किया जाता है साथियों, पूछा जाता है, और हम लोग इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, गुप्त वंश में और शक संवत में 241 साल का अंतर है। अगर आपको कोई पूछे तो वैसे तो कोई नहीं ये आंकड़ा बनता, गुप्त व शक संवत में 241 वर्षों का अंतर है, ठीक है। वैसे आप माइनस करना जानते हो तो आपने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो गुप्त व शक संवत में 241 वर्षों का क्या मिलता है साथियों, अंतर मिलता है, जो कि किसने शुरू किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किया था, ठीक है। एक मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि उसने तो महाराजा की उपाधि धारण की थी, इसने जो उपाधि धारण की वो थी महाराजा धीराज उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको साथ साथ में इसके याद रखनी है, इसके द्वारा साथियों है ना एक रणनीति अपनाई गई, यानी कि साम्राज्य विस्तार की। आपने बिंबिसार पढ़ा होगा, वहां पर भी आपने चर्चा की थी बिंदुसार की। तो साम्राज्य विस्तार के तहत इन्होंने एक नीति भी अपनाई थी, वैवाहिक रणनीति भी थी इसकी, रणनीति। और इस रणनीति के तहत ही इसने लिच्छवी जो गणराज्य है, लिच्छवी गणराज्य की अगर अपन चर्चा करेंगे, राजधानी लिच्छवी गणराज्य की। और इस लिच्छवी गणराज्य की राजधानी है, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी है जिसका नाम था कुमार देवी, कुमार देवी। इस कुमार देवी के साथ इसने किया विवाह, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इस रणनीति के तहत लिच्छवी गणराज्य की है ना, एक तरीके से मैंने आपको बताया ना, राजकुमारी है लिच्छवी गणराज्य की, और इसके साथ इसने क्या किया है, कुमार देवी या कुमारी देवी, दोनों में से कोई भी नाम मिलता है तो आप लोग भ्रमित नहीं होना है। राजकुमारी से इसने क्या किया, विवाह किया। और बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, गुप्त राजवंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। गुप्त राजवंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने की ना अगर बात आती है तो ये भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए थे, ठीक है। तो दोबारा देखिए, गुप्त राजवंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इसने चलाए थे। और इन सिक्कों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहती है, सिक्कों पर एक तो खुद का नाम आता था चंद्रगुप्त प्रथम, प्लस इसकी पत्नी कुमार देवी, है ना। इसने कह दिया था कि थे मेरे खातिर के कर्ष को, तो है ना, तो ओ कह दियो तू जक्की चावे मैं भी ही कर सकूं, कुछ भी कर सकता हूं ना। ये इसको बहुत ज्यादा स्नेह करता था, प्यार करता था। और प्रेम में साथियों सब कुछ संभव है। तो देखिए है ना, तो इसने क्या किया, सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी के नाम उत्कीर्ण करवा दिए, नाम उत्कीर्ण, ठीक है। और साथ साथ में सिक्कों पर ना इसने लिच्छवी भी लिखवा दिया, लिच्छवी ना, लिच्छवी। और लिच्छवी का मतलब लिच्छवी गणराज्य इसने लिखवा दिया सिक्के पर। और क्यों लिखवाया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसलिए लिखवाया कि भैया ये लिच्छवी है। लिच्छवी की थी कौन, राजकुमारी कुमार देवी। और कुमार देवी को अपना गांव अच्छा लगेगा। जब कुमार देवी को गांव अच्छा लगेगा, इसको जो अच्छा लगेगा वो चीज आप समझ गए किसको अच्छी लगेगी, चंद्रगुप्त प्रथम को, क्योंकि दोनों के एक ही प्राण होते हैं। तब ये चीजें जब इसको जो चीजें अच्छी लगती है वो इसको भी अच्छी लगती है।
तो फिर इसने क्या कर दिया है ना, इसके सम्मान में, इसको खुश करने के लिए, इसको एक तरीके से है ना प्रेम पूर्वक उपहार देने के लिए इसने सिक्कों पर इसका नाम भी लिखवा दिया और साथ साथ में क्या करवा दिया साथियों, साथ में लिच्छवी गणराज्य का उन सिक्कों पर नाम भी लिखवा दिया था, उत्कीर्ण करवा दिया था। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी नामक नाम से इन्होंने सिक्के चलाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये मैंने आपको बताई है। गुप्त राजवंश में यानी सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का जो एक तरीके से जिम्मेदारी मिलती है, मतलब विवरण मिलता है, वो इन्हीं के नाम पर मिलता है साथियों। ठीक है, तो ये था आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक जिसका मैंने आप लोगों को चर्चा करके आराम से बताई है। ठीक है, अब एक साथ साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोग लिख लेना, गुप्त राजवंश लिखो तो, गुप्त राजवंश लिखो तो ये लिख लेना भारतीय, ये गुप्त काल सॉरी भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। ठीक है, एक तो ये लिख लेना, एक इस चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ये चीज लिखना, गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। ठीक है, संस्थापक इसे कहा जाता है, किसको, इस चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक भी है, शक्तिशाली शासक, गुप्त राजवंश का वास्तविक शासक। और 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की, ये लीजिए 319 पहला वर्ष ही है ना, गुप्त संवत की स्थापना इसने की है, शुरुआत की है। उपाधि महाराजाधिराज की, साम्राज्य विस्तार, वैवाहिक राजनीति इसने अपनाई, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमारी देवी से इसने विवाह किया। और गुप्त राजवंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इसने चलाई और सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी के नाम का क्या करवाया, उत्कीर्ण, और साथ साथ में लिच्छवी गणराज्य भी उत्कीर्ण करवाया। क्योंकि जो चीज इसे पसंद है, जो चीज इसे अपने आप पसंद हो जाएगी, अच्छी लगेगी, बिल्कुल लगती भी है ना, ये बात भी आप समझ रहे हो, जानते भी हो। ठीक है, तो ये हो गया साथियों, यानी एक तरीके से आपका चंद्रगुप्त प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जो मैंने आपको कराया। तो ये था गुप्त राजवंश का साथियों आरंभिक इतिहास। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ शासकों के बारे में बताया। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कुमार गुप्त इत्यादि बहुत सारे जो शासक हैं हमारे पास बचे हुए हैं उनको हम लेंगे अगले है ना अध्याय में। बहुत महत्वपूर्ण है जो गुप्त राजवंश आपके लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षा बिल्कुल पसंद आई होगी। हर एक चीज बताने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ कि कहीं से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए। ठीक है, और इनको आप लगातार पढ़ते जाओगे तो मनोबल भी बढ़ेगा, साथ साथ में नॉलेज भी आपका लोगों का बढ़ रहा है। बी पॉजिटिव साथियों, लगातार आप लोग बेहतर यानी कि जीवन की लगातार कामना करें, अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, क्योंकि नेगेटिविटी तो अपने आप ही सोच है ना आ जाती है, लेकिन उसको तो हमें क्या करना है, उससे तो भागना है, पॉजिटिव की ओर अग्रसर होना है और पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आपको रहना साथियों। तो अब मैं आप लोगों से क्या चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा, और अगली कक्षा जल्द ही मैं आपको देने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और साथियों आप मुझे आप जाने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना साथियों।